Welcome to the Indus documentary. Here's Dr. Mumtaz Khan. और दिस इज़ द 8th एपिसोड ऑफ न्यू वर्ल्ड आर्डर। न्यू वर्ल्ड आर्डर हो रहा है, इसलिए न्यू वर्ल्ड आर्डर के एपिसोड यू मस्ट लिसन द प्रीवियस एपिसोड ऑफ माइन। किस तरह एवोल्यूशन हो रहा है न्यू वर्ल्ड आर्डर का, और चाइना एज ए न्यू ग्लोबल सुपर पावर के तौर पे इमर्ज हो गया है। ऑफिशियली तो इसकी इकॉनमी नंबर 1 है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ चीज़ें यूएस को नंबर 1 कहती हैं। मे बी चाइनीज़ जो हैं वो अपनी चीज़ों को छुपाते हैं, उनका जो स्ट्रेटजी है वो चीज़ों को रिवील ना करने में है। तो इसलिए जो चीज़ें डिफेंस की टेक्नोलॉजी उन्होंने ज़ाहिर नहीं की है, उस सेंस में तो यूएस को अभी भी सुपर पावर मिलिट्री में नंबर 1 कहा जाता है, इकोनॉमिकली चाइना को कहा जाता है इस वक्त। लेकिन हो सकता है चाइनीज़ ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी एक डायनामिक सेट की हो। अब वो नई डायनामिक्स कौन सी हैं? वो डेफिनेटली ड्रोन्स हैं, वो साइबर वारफेयर है, एआई वारफेयर है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ड्रोन्स वारफेयर है, क्योंकि नंबर ऑफ ड्रोन अटैक्ट पर स्क्वायर मीटर, ये चाइना के पास इसकी कैपेसिटी प्रोबेबली बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूएस। अच्छा, अब यूएस की जो बड़ी पावर थी वो नेवल नेवल फ्लीट्स थे इसकी। जैसे 11 नेवल फ्लीट हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड है, जो कि सालों तक समुंदर में बगैर उसके फ्यूल के रह सकते हैं, लेकिन ये पुराने भी हो चुके हैं, इसका चाइना को अदराक है। तो इसकी कुछ एक्सपेक्टेड हैं 2 से 4, 2 तो परमानेंटली गल्फ़ में हैं, इसराइल और को प्रोटेक्ट करने के लिए गल्फ़ के अंदर, और ईरान को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बाकी इसका एक जो है वो जापान के अंदर है, कुछ इसके पैसिफिक में है, एक इसका आर्कटिक में के करीब है। तो इस तरह, और कुछ इसके रिपेयरिंग के अंदर चल रहे हैं। तो यूएस की जो बेसिक नेवल पावर है वो इसकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लेकिन वो पुराने भी हैं और उनकी ओवरऑल मेंटेनेंस की ज़रूरत भी है। इसलिए चाइना ने जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके अंदर चाइना ने ईरान को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं करता और ईरान के ऊपर अटैक करके ईरान को वीक करता है यूएस से, तो उसके बाद उसके सारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो कहाँ आएँगे? वो डेफ़िनेटली ईस्ट एशिया में आएँगे। तो ये चाइना नहीं चाहता। इसलिए चाइना ने सपोर्ट करना उसको, उसका स्ट्रैटेजिक फ़ायदा भी है चाइना का। अच्छा, फिर हम जाते हैं कि क्या चाइना को की इकॉनमी को काउंटर करने के लिए कोई तरीका है? तो वो एक को कोरोना था। कोरोना में चाइनीज़, चूँकि प्रोडक्शन बेस्ड इकॉनमी है, तो चाइना पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स दी हैं, तो चाइना को कर्टेल करने के लिए कोरोना के अंदर भी एक एक हुआ। तो कोरोना में वो फ्लॉप हो गया, चाइना ने उसको काउंटर कर लिया। उसके बाद वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट हुआ है, तो उसको कर्टल करने के लिए जो टेररिस्ट हैं, जो चाइनीज़ जहाँ फैक्ट्रियाँ लगाते हैं या चाइनीज़ जहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करते हैं, लाइक बलूचिस्तान, पाकिस्तान में या अफ्रीका में, वहाँ चाइनीज़ को मारने की एक स्ट्रेटजी चल रही है। अब वो उनके पीछे कौन सी ताकत है, वो साफ ज़ाहिर है वही ताकत होगी जो चाइना की एंटी ताकत है। और बज़ाहिर तो वो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं। अभी अभी तो बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया है पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, लेकिन कल तक तो वो नेशनलिस्ट थे और उनको इंडिया भी सपोर्ट कर रहा था, और भी ताकतें कर रही थी। तो ये बात है कि अब कॉस्ट रेवोल्यूशन, चाइना की जो चीज़ें सस्ती हैं उसका काउंटर अभी तक यूएस के पास नहीं है, क्योंकि यूएस ने जो जब सुपर पावर था तो उसने अपना फोर्स ही ख़त्म कर दिया था, और उसने ये समझा था कि शायद सुपर पावर हमेशा रहूँगा, तो उसने फिर अपनी प्रोडक्शन के ऊपर तवज्जो नहीं दी, सारी प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग की, और विदन इवन उसकी डिफेंस प्रोडक्शन भी आउटसोर्सिंग की। ये एप्पल वगैरह ये चीज़ें तो आउटसोर्सिंग की ही की, गारमेंट्स से छोटी इंडस्ट्रीज़ जितनी भी थी ये तो आउटसोर्सिंग की, उन्होंने हाई टेक भी इवन किया। और फिर रेयर अर्थ, उनकी मिनरल एक्सट्रैक्शन कंपनीज़ जो हैं वो नहीं है, रेयर अर्थ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। चाइना का रेयर अर्थ की सप्लाई चेन के ऊपर भी कंट्रोल है। अच्छा, और उसके बाद उसकी मैग्नेट बनाने तक, जो रेयर अर्थ से मैग्नेट्स बनते हैं, जो ईवी के अंदर यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर, जो रोबोटिक्स में यूज़ होगा, जितनी भी स्मार्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके अंदर यूज़ होगा, तो ये सारी जो रेयर अर्थ्स हैं, ठीक है, लिथियम वगैरह, ये सारी के ऊपर कंट्रोल अब चाइना की, मेजॉरिटी 80% सप्लाई चेन के अंदर चाइना का हिस्सा है।
और उनको कैपेसिटी बिल्ड करना भी चाहें तो अगले 10 से 20 साल लग जाएंगे। ठीक है, अभी टेक्नोलॉजी बनाना, ये तो रेयर अर्थ ईवीज के बाकी, इसलिए चाइना से डीकपल नहीं हो रहा यूएस से, अदरवाइज हो जाता। ठीक है, शादी पाबंदियाँ अब चाइना चाहे तो उसके पे लगा सकता है, लेकिन चाइना ऐसा लगाएगा नहीं। चाइना की स्ट्रेटजी और है, वो इंगेज करके रखना चाहता है, डिपेंडेंसी क्रिएट करके रखना चाहता है, जबकि यूएस से डिसंगेज करके और वो कहते हैं ना कल्ला करके मारो, तो दैट इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ आज द यूएस से। लेकिन अब वो स्ट्रेटजी काम नहीं करी क्योंकि डिपेंडेंस चाइना के ऊपर हो चुकी है। अच्छा, अब उसके अलावा चाइना की अपनी जो यूथ है वो अब इंटेलेक्चुअल लेवल पे ट्रेंड हो चुकी है, टेक्नोलॉजिकल क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। अब नई नई मशीनें जो हैं वो चाइना के अंदर बन रही हैं जिसके लोकल आइडियाज़ हैं। तो इंटरप्रेन्योरियल माइंड को चाइना ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और पूरे के पूरे शहर जो हैं वो इंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स की तरफ जा रहे हैं, और उसको इवन हांगकांग के लोगों को और ताइवान के बहुत सारे इंटरप्रेन्योर चाइना में काम कर रहे हैं। तो इस तरह चाइना के अंदर एक हब बन चुका है टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन का। ठीक है, तो और अब फंडामेंटल्स के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो फंडामेंटल नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, जो नई डायरेक्शंस खोलेगा। तो ये बात है, इसलिए चाइना को एज ए उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल करना, उस इकोनॉमी सिर्फ नंबर्स नहीं होते हैं, पैसे का नाम इकोनॉमी नहीं है। इकोनॉमी के पीछे एक इनोवेशन की पावर होती है, वो जिसके पास इनोवेशन की पावर होगी ना, अदरवाइज बनिया सेठ पैसा तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में इनोवेशन की ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने माइंड को वो वुसअत नहीं दी, लोगों को कनूनियन माइंडसेट से निकाला नहीं है, और लोग अभी तक वही पुराने माइंडसेट में जा रहे हैं, मजहबी माइंडसेट में जा रहे हैं, ब्राह्मण माइंडसेट में जी रहे हैं, साइंटिफिक माइंडसेट में। कुछ पार्ट तो इंडिया का आया है, पाकिस्तान से तो नो डाउट वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन वो चीज़ जो वो क्लेम कर रहे हैं कि हम भी सुपर पावर है, तो सुपर पावर इनोवेटिव होती है, क्रिएटिव होती है, डायरेक्शनल होती है, और लोगों को अब्जॉर्ब करने की उसमें ताकत होती है, आइडियाज़ को अब्जॉर्ब करने की ताकत होती है। ये सुपर ताकत होती है, सुपर पावर होती है। अच्छा, अब हम जाते हैं पॉलिटिक्स की तरफ कि ये तो अब चाइना की बेस है। अब इस बेस को लेके चाइना अब दुनिया के साथ मामलात कर रहा है। तो चाइना क्लेम कर रहा था कि हिस्टोरिकली तिब्बत, साउथ तिब्बत उसका है, और अरुणाचल प्रदेश उसका है। अरुणाचल प्रदेश मुगलिया दौर के अंदर चिंग डायनेस्टी का हिस्सा था, इस तरह साउथ तिब्बत भी। ब्रिटिश दौर के अंदर जो ब्रिटिश ने आर्मी बनाई, उस आर्मी की मदद से उसने तिब्बत पे भी चढ़ाई की। उस आर्मी की मदद से उसने वर्ल्ड वार 1 और 2 भी लड़ी। उस आर्मी से उसने बरसीर को भी पकड़ा। तो बात ये है कि इसकी मोरल, चूँकि कॉलोनियल दौर की अपनी को मोरल बेसिस नहीं है, तो इसलिए जो चाइना के इलाके, चिंग डायनेस्टी के इलाके ब्रिटिश इंडिया ने, ब्रिटिश जो था हिंदुस्तान, ब्रिटिश उसको, उसका ऑफ़िशियल नाम तो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश इंडिया था। ठीक है? तो वो 90 साल की एक लीगल गवर्नमेंट है। ठीक है? जो कि इल्लीगल तरीके से आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को इल्लीगल तरीके से कंपनी ने हटाया, और इल्लीगल तरीके से बनी, लेकिन बाद में लीगल 90 साल तक चलती। तो उसके मुआहदात की रोशनी, उसके मुआहदात या उसके जो कब्ज़े हैं, वो कब्ज़ा माफिया थी, तो चाइना उन कब्ज़ों को नहीं मानता। तो जो इंडिया के पास अरुणाचल प्रदेश है, चाइना समझता है कि वो कब्ज़ा था ब्रिटिश का, जो कि खुद एक इल्लीगल गवर्नमेंट थी। क्योंकि मुग़ल बादशाह को इल्लीगल तरीके से हटाया गया था। तो इसलिए अब इंडिया कॉलोनियल लेगेसी को लेके चल रहा है। चूँकि कॉलोनियल ताकत ब्रिटिश की गई थी, ब्रिटिश इंडिया की, उसकी इनहेरिटेंस इंडिया को मिली थी। तो उसके इलाके भी, तो वो इल्लीगल तरीके से ऑक्युपाई थे। इसलिए ये डिस्प्यूट है जो, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। फिर जो पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है भारत के साथ, वो भी कॉलोनियल बेसिस है। अब कश्मीर प्रिंसली स्टेट थी, लेकिन मेजॉरिटी आबादी तो मुसलमानों की थी। तो जो असूल सूबों के लिए अप्लाई हो रहा था मोरली तौर पे, अगर तकसीम को एक्सेप्ट कर लिया था, पहली बात तो है तकसीम को एक्सेप्ट करना। पिछली मैंने वीडियो में हान चाइनीज़ मंचू हान टू नेशन थ्योरी के मुकाबले में जो हिंदू मुस्लिम टू नेशन थ्योरी, उसका कंपैरिजन किया था। उसमें मैंने बताया था कि ये गलत स्ट्रेटजी थी। लेकिन जब आप लीडरशिप एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर उसको, जिस पिच को आप खेलें इन्हीं के लिए मंजूर कर लेना, फिर उस पिच के ऊपर एग्री कर जाएं। और वो पिच थी कि हम मजहबी तकसीम करें। तो जब मजहबी तकसीम हो गई थी, तो अब कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहिए था, बल्कि पूरे पंजाब को देना चाहिए था, पूरा बंगाल देना चाहिए। क्योंकि
रूल क्या था कि जिन सूबों में मुसलमानों की मेजॉरिटी है वो सूबे मिलेंगे, तो वो सूबे भी पूरे नहीं मिले थे पाकिस्तान को, और वो प्रिंस स्टेट भी नहीं मिली थी जहाँ मुसलमानों की आबादी थी, या ऑन द अदर हैंड जहाँ मुसलमान राजे थे लाइक जौनागढ़, तो वो तो पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहते थे। तो ये एक है तकसीम से पहले की बाज़ जमातें पाकिस्तान में चूँकि मुस्लिम लीग गलत पिच पे खेल रही थी, तो वो फिर इवन बाद के जो आर्ग्यूमेंट हैं जिसको असूली दर्जे में तकसीम को मान लिया गया, तो जब मान लिया गया तो उसके बाद की जो पिच है उसमें भी कांग्रेस को सपोर्ट करते नहीं, उसमें कांग्रेस गलत है, उसमें भारत गलत है, क्योंकि भारत ने उस असूल से इनराफ किया जो सूबों के लिए था, तो वो कब्ज़े माफिया किया, और आज तक वो पाकिस्तान के फिर अब ये सोशल मसला है, सोशल मसला, पानी एक सोशल मसला है, पाकिस्तान की सोसाइटी का मसला है। सोसाइटी का इसलिए मसला है कि ये दरिया पाकिस्तान के लोग उसका पानी इस्तेमाल करते हैं, जिनको वो बंद करने की हमेशा धमकी दे रहे हैं। रियासत तो नहीं होगी, रियासत की उम्र तो 50 साल, 100 साल, 200 साल होती, मुगल जैसी बादशाह के 250 साल, 300, 350 साल चली तो ख़त्म होती हैं, रियासतें तो हमेशा ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन लोग तो उधर रहते हैं। तो ये लोगों का हक है जो पानी है, जिसको वो बंद करने की धमकी देते हैं भारत। तो इसलिए ये अब लोगों के साथ जंग है, अब ये मसला स्टेट का या सियासी मसला नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को भी समझना होगा कि इन एवरी सिचुएशन इंडिया, इवन नेहरू इंडिया भी वो ठीक नहीं था मोरली, जब एक्सेप्ट कर लिया तो फिर एक्सेप्टेंस के हिसाब से, उस पिच के हिसाब से चलें कि मेजॉरिटी इलाके मुसलमानों के एक दें, मज़हब के लोगों को दें, लेकिन ये असूल भी नहीं है। तो अब फंडामेंटल प्रॉब्लम कश्मीर है, अब कश्मीर का सलूशन क्या होगा? अब कश्मीर अगर पाकिस्तान को नहीं मिलेगा तो ये तो फिर डेफिनेटली उसके ओवर द ईयर्स अगले 40-50-100 साल में तो डैम बन जाएंगे ना, अगर इसी तरह चलता है सिलसिला। तो फिर क्या होगा? फिर ये लोग पाकिस्तान, इस खित्ते, जो पाकिस्तान खित्ते के लोग हैं, ये तो पाकिस्तानी नहीं भी होंगे तो इनका पानी बंद होगा, ठीक है? यानी कि पाकिस्तान की स्टेट ख़त्म हो जाएगी तो टू नेशन थ्योरी भी ख़त्म होगी, लेकिन लोगों का पानी तो बंद हो गया ना, डैम उधर चले गए तो। और फिर जब सैलाब आएंगे तो यहाँ के लोगों को फेस करने पड़ेंगे, तो एक सोशल क्राइसिस, एक ना ख़त्म होने वाला जन्म लेगा। इसलिए कश्मीर का, क्योंकि दरियाओं का जियोग्राफिया इधर है, तो ये नौबादियाती वाटर कलोनियल फोर्स बन जाएगा भारत। पानी दूसरों का है, क्योंकि इधर खित्ते के नेचुरल ढलान तो आज भी इधर ही है ना, आज भी पानी ज़्यादा आता है तो इधर ही आएगा ना, उस तरफ तो नहीं जाएगा। तो लेकिन आम हालात में वो एक दूसरी ताकत जो अपर है, कब्ज़ा किया हुआ है जिसने, तो वो है। तो इस तरह एक ये मुस्तकिल दुश्मनी होगी, इवन पाकिस्तान की स्टेट नहीं भी होगी तो। इसलिए कश्मीर का या तो पाकिस्तान के साथ इलाक़ बनता न है पीस के लिए, या फिर जॉइंट है, या फिर सारा खित्ता मुतहिद हो जाए, जो कि अभी तक तो कोई सिचुएशन उसकी नहीं। अब इंडिया क्या करने जा रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में? ये मोदी आने के बाद इंडिया ने अथॉरिटेरियन पॉलिसी विद इन कंट्री इस्तेमाल की, जो नेहरू ने एक पिच सेट की थी मुल्क में, तो नेहरू ने एक अच्छी पिच सेट की थी, उसने इलेक्शन कमीशन या जितने भी इदारे बनाए, मीडिया, ये बड़े इंडिपेंडेंटली इफेक्टिवली काम कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन पे ट्रस्ट होता था। लेकिन अब मोदी ने इलेक्शन कमीशन, इंडिया का इलेक्शन कमीशन जो है उसको, अपोजिशन का ये है कि उसको वो गलत कर रहा है, इलेक्शन सही तरह मैनेज नहीं कर रहा, उसमें करप्शन कर रहा है और बहुत ज़्यादा रोल है। फिर मीडिया का तो मशहूर है कि अब 98% तक मीडिया जो है वो गोदी मीडिया हो गया, यानी गोदी मीडिया से मुराद ये कि अनबायस्ड है। तो अब ये देखें, अब ये स्टेट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एक 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 फार्मूले से चलता है, उस फार्मूले को करप्ट कर दिया है मोदी ने। दूसरी तरफ वो ये तो वेल नोन है कि अब पाकिस्तान भारत जो जंग हुई है उसको ट्रंप ने, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक उनकी कॉलोनी है या उनके इन्फ्लुएंस में है, तो वो पाकिस्तान के सारे मामलात कंट्रोल करते हैं, इवन मुर्गियाँ रखनी है नहीं है रखनी, IMF बताता है, तो टिपिकल कॉलोनियल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर। भारत एक आज़ादी की बात करता था, तो जब ट्रंप ने अनाउंस किया तो अपोजिशन ने क्वेश्चन किया कि ट्रंप क्यों अनाउंस कर रहा है, इसका मतलब है भारत की बागें भी अब नौबादियाती या ताकतों के, इंपीरियल ताकतों के पास है। तो बात यह है कि इसलिए इंडिया जो है वो विदन जो है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ख़राब है। अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ वो चाइना के साथ डायलॉग करेगा, तो क्या वो डायलॉग फ्रूटफुल होंगे? आई डोंट थिंक कि ये जो चाइना के अंदर अब आने जा रहा है मोदी ब्रिक्स के लिए या रिलेशनशिप, ये जस्ट इंगेजमेंट है, इससे कोई फ्रूटफुल नहीं होगा। मे बी हो भी जाए, चलें दुआ करते हैं, दुआ करनी भी चाहिए, हमारे खित्ते का मसला है, इससे वो चाइना रिवॉल्व करना चाहता है, उसको ठीक करना चाहता है, लेकिन
जो इंटरनल स्ट्रक्चर मोदी अंदर मुल्क के बना रहा है वो तो नौबादियाती स्ट्रक्चर है, वो किसी फार्मूले के तहत नहीं चलेगा बल्कि मनमानी के तहत चलेगा। तो जब ऐसे चलता है तो उस तरह के मुल्क जो फेयर ताकत अंदर फेयर नहीं होती है वो बाहर कैसे फेयर होगी? वो बाहर भी फिर कि वो प्ले कार्ड्स कर रही होगी, इंगेजमेंट बस कर रही है। पाकिस्तान इंगेज करता है लेकिन एक्चुअली कहाँ काम करता है ये पता ही है सबको। तो अब ये सिचुएशन है इंडिया भारत रिलेशनशिप की, उनके डिस्प्यूट्स की, और आगे मैं उसमें वो कैसे ब्रिक्स में इंगेज करेगा, ये वक्त के साथ होगा। अब साइकोलॉजी जो भारत के फॉरेन पॉलिसी की है कि उसको वीक किया जा रहा है, उसकी डिफेम किया जा रहा है, क्योंकि ये डिफेम करना और फिर अपनी मर्जी के डू मोर करवाना ये इंपीरियल स्ट्रेटेजी है। पाकिस्तान के साथ भी यही होता था। पहले पाकिस्तान को वीक किया गया 70s में, पाकिस्तान को तोड़ा गया। अच्छा, पाकिस्तान तब तक एक नेशनल पाथ पे था। वो नेशनल पाकिस्तान का नाम था रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान को तोड़ा गया, पाकिस्तान को वीक किया गया, डिफेम किया गया, पाकिस्तान को थोड़ा सा मजबूत भी होने दिया असल न्यूक्लियर पावर और F-16 दे के, और फिर पाकिस्तान से अपनी मर्जी का काम लिया गया अगेंस्ट द सोवियत। यही स्ट्रेटेजी 100% यही स्ट्रेटेजी, मैं दोबारा कहूँगा 100% यही स्ट्रेटेजी। ये चले 100 थोड़ा सा कम कर ले, लेकिन पहले इंडिया को डिफेम किया जा रहा है, पाकिस्तान के हाथों उसको हरवाया गया, पाकिस्तान को इंडिया के हाथों हरवाया गया था पहले 70s। तो इंडिया को डिफेम किया गया, हरवा, तो फिर इंडिया से अपनी मर्जी के काम लिए जाएंगे। दिस इज द स्ट्रेटेजी। ये थोड़ा सा भी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानता है बंदा, वो ये इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। उस डिडक्शन है ये नॉलेज उसकी। ये नोवल स्ट्रेटेजी नहीं है, ये ऑलरेडी जो स्ट्रेटेजी अप्लाई होती थी वही स्ट्रेटेजी है जो चाइना, जो इंपीरियल ताकतें पाकिस्तान के साथ करती रही हैं, वही स्ट्रेटेजी अब इंडिया पे हो रही है। तो अब डिफेम होगा इंडिया और डीमोरलाइज होगा, वीक होता है उससे नेशन, और इंटरनली स्ट्रक्चर जो है वो आइन और कानून की बजाय डिक्टेटरशिप पे है। लेकिन डिक्टेटर सिर्फ मिलिट्री का नहीं होता, डिक्टेटर तो वो होता है जो फार्मूले को सेट नहीं होने देता, कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय ज़ाती मफादात, ज़ाती हुक्मों के ऊपर वो चलाता है। तो यही अब चला रहा है, ज़ाती हुक्मों के ऊपर। इंडियन एयरफोर्स अभी पहले तो इंदिरा गांधी ने मानेक शाह को इजाज़त दी हुई थी ना, ठीक है, फ्रीडम थी इंस्टीट्यूशंस में। अब वहाँ पे वहाँ ना फौज की आज़ादी है अपनी मर्ज़ी से, नाम तक रखने की इजाज़त नहीं है, वो संदूर रख दिया उन्होंने, ये मोदी ने प्रपोज़ किया था, और ना कुछ और। तो बात यह है कि इंटरनली वो ख़राब होगा कंट्री। तो दूसरी तरफ अब रशिया और यूएसए के इंगेजमेंट हो रही है। अच्छा, अब ये जो शिफ्ट आ चुके, ये बड़ी ताकतें हैं दोनों, तो इनकी इंगेजमेंट से जो दुनिया के अंदर पॉलिटिकल एक फंडामेंटल इत्तेहादों के अंदर तब्दीलियां नज़र आएंगी। और अब यूरोप से डेफिनेटली वो डिसएंगेज होगा। अब वो नेबर कर रहे हैं रशिया और यूएसए, नेबर, क्योंकि अलास्का और जो फार ईस्ट है रशिया का, व्लादिवोस्टोक से ऊपर, वो बिल्कुल करीब ही हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस है बीच में। तो इवन 100 किलोमीटर के अराउंड है, या इससे भी शायद कम, बीच में जजीरे भी हैं। तो वो जब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप से वो डिसएंगेज होगा यूएस से, और इससे लॉस किसका होगा? यूक्रेन का होगा, क्योंकि रशिया तो वो टेरिटरीज नहीं देगा। तो यूक्रेन ने खुद अपना लॉस किया बड़ी ताकत को खुश करने के चक्कर में, क्योंकि बड़ी ताकतों, कहते हैं ना, सांडों की लड़ाई में फसल का नुकसान होता है। तो बात यह है कि बड़ी ताकतों की लड़ाई में अगर छोटी ताकतें उनमें वो बनती हैं तो वो नुकसान उनका होता है। तो ट्रंप जो है या यूएसए, वो अपनी इक्वेशन क्यों, यूएसए ऐसा क्यों करना चाह रहा है, इंगेज रशिया क्यों करना चाह रहा है, चाइना से डिसएंगेज करना चाह रहा है? माइंडसेट तो यही है ना, लेकिन उसको हासिल करने के लिए दाएं बाएं आगे पीछे घूमना होगा। वो घूमने घुमाने के दौरान अगले हो सकता है 20 साल लग जाएं, 25 साल लग जाएं, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी तो सोवियत और के वक्त हुई थी। उस वक्त सोवियत को डिसएंगेज करना था चाइना से, और चाइना और यूएस के रिलेशनशिप पाकिस्तान ने बिल्ड करवाया। वो जो हमारी मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता है, हमने अमेरिका और चाइना को करीब लाने में किरदार अदा किया, हेनरी किसिंजर और वो मुलाकातें। तो वो उस वक्त यूएसए से चाइना को डिसएंगेज किया था, चाइना अपने इंटरेस्ट के खातिर उधर गया था। अब सेम स्टैंड उसका रिवर्स हो रहा है, चाइना से रशिया को डिसएंगेज करने के लिए
अब रशिया के साथ मोहब्बत की जा रही है सोवियत यूएसए की। तो अब इस चक्कर में यूरोप से तो डिसंगेज होनी होनी ज़रूरी, क्योंकि यूरोप और रशिया के तल्लुकात आपस में क्लैश खाते हैं। तो इसलिए अब यूरोप को भी अपने लिए सोचना होगा। हाँ। और यूक्रेन का लॉस इसमें ज़्यादा होगा। तो बाकी अब रशिया चाइना से क्या डिसंगेज होगा, अभी नियर फ्यूचर में तो ऐसा कोई मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। उनके बहुत सारे मुआहदात हैं और चाइना अपनी एनर्जी इंपोर्ट वहाँ से करता है, रशियन इकॉनमी उस पर खड़ी है। अच्छा, चाइना और उनके इवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का इरादा रखते हैं चांद के ऊपर। स्पेस स्टेशन में उनका ऑपरेशन है, न्यूक्लियर और सारी टेक्नोलॉजी में उनका कॉपरेशन है। रशियन इधर आते हैं, उनके बड़े अच्छे तल्लुकात, एक हिस्ट्री है उसकी। इवन हिस्ट्री बैक गोज बैक टू सोवियत इरा। तो बीच में वो जो आया है वो गैप आया था, वो गैप तो था, लेकिन फंडामेंटली उनको वो एक दूसरे को ट्रस्ट वर्दी समझते हैं, यूएसए को ट्रस्ट वर्दी नहीं समझते हैं। ना चाइनीज समझते हैं ना रशियन समझते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में इंगेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये कबल अज़ वक्त है कि चाइना और रशिया डिसंगेज होंगे। लेकिन यूएसए और चाइना जो है, यूएसए और रशिया इंगेज होते हैं, इससे फिल फॉर अगले चंद सालों में ही यूरोप के साथ उसके रिलेशनशिप कम होंगे। लेकिन गल्फ़ की सिचुएशन जो है, गल्फ़ की तरफ आते हैं। गल्फ़ में जो फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करने के लिए यूरोपियंस कंट्री बात कर रहे हैं अमेरिका के कहने पे, या अमेरिका के अंदर भी है, उसकी वजह यही है कि फाइनल टारगेट जो यूएसए का है वो तो चाइना है ना, क्योंकि इकोनॉमिक सुपर पावर, टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर तो चाइना। अगर वो टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर नहीं रहेगा तो यूएसए भी सुपर पावर नहीं रहेगा। तो उसके अगेंस्ट सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है। लेकिन उसके जो यूएसए के मिलिट्री एसेट्स हैं, उसका फिफ्थ फ्लीट है, उसके न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो सारे तो खड़े हैं गल्फ के, ज़्यादातर तो गल्फ में है, दाएं बाएं में है। तो उन सारे रिसोर्सेज को अगर चाइना के ऊपर लाना है, तो उसके लिए बाकी डिस्प्यूट को ख़त्म करना या उनको नीचे मिनिमम लेवल तक लाना, और यूक्रेन वार एंड करने का ही मकसद, वन ऑफ द मकसद ये हो सकता है कि वहाँ पे जो उसके रिसोर्सेज यूएसए के लग रहे हैं वो भी चाइना पे लगे, जो गल्फ में लग रहे हैं वो भी चाइना पे लगे। जो इंडिया को वीक करने का मकसद ये है कि इंडिया भी अलाइन हो उस स्ट्रेटेजी के अंदर चाइना को वीक करने में। तो वो भी है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिश दौर के अंदर ये ब्रिटिश मिलिट्री यानी कि इंडियन मिलिट्री ही तो थी जिन्होंने तिब्बत वार में तिब्बत को हराया था। जो हांगकांग में आज भी देखें कितने चाइनीज़ बैठे हैं, इंडियन बैठे हैं। तो इंडिया के लिए ब्रिटिश ने 98 में जाने के बाद भी ये मुआहदा किया था कि इंडिया को, इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। आज भी इंडियन को वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। तो इंडिया का रोल जो है वो ऑलरेडी एशिया के अंदर कलोनियलिज्म को फैलाने का है। खुद को तो कलोनियल ताकतों के हाथों नौबादियाती मुल्क बना ही बना, दूसरे मुल्कों के ऊपर भी चढ़ाई करें। आज फिर वही इंडिया से रोल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो लेट्स सी कि दुनिया किस तरफ जाती है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ अ डायनामिक गेम। लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसमें ये है कि मोदी, आई एम श्योर कि जो बंदा अपने मुल्क के अंदर एक फेयर डील नहीं करता ना, वो उसकी खारजा पॉलिसी भी शक की नज़र होती है। और मुल्क के अंदर फेयर डील नहीं है, वो तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे, फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन को वो फ्रीडम की बजाय उनको उसको ख़राब कर रहा है। तो ये मोटी मोटी इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हमारी डिस्कशन थी। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है। 1 or 2 months आई यूजली प्रेजेंट दिस एपिसोड एंड आई गिव एन ओवरव्यू about the world politics and the superpowers. Thank you very much.